बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम मैथ 7 की एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस ब्लैंक स्पेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। ये नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है, और इसमें ये कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, ये एम्प्टी बॉक्सेस हैं। तो हमने इन एम्प्टी बॉक्सेस में ऐसे नंबर लिखने हैं जिससे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रू हो जाए। यही चीज हमसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखें, ये एम्प्टी बॉक्स या ब्लैंक स्पेस आ रही है। यहां पर हमने ऐसा नंबर लिखना है कि हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड पे वो इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के आंसर के, ठीक है। तो देखें, अब यहाँ पर 10 है। अब 10 में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 12 आंसर आ जाए। तो 10 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 2 + 10 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है या एम्प्टी बॉक्स है, यहां पर हम पुट कर लेंगे 2 को। जब यहां पर आप 2 पुट करेंगे तो देखिए, आप 2 + 10 12, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 आ रहा है और इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी 12 है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ट्रू हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ जाए। यहां पर हमें ये इक्वेशन दी गई है और इसमें ये एम्प्टी बॉक्स आ रहा है। तो अब ये जो एम्प्टी बॉक्स है या ब्लैंक स्पेस है, यहां पर हमने ऐसा नंबर लिखना है कि जब हम वो नंबर लिखें और उस नंबर को 15 में से माइनस करें तो हमारा आंसर 12 आए, ठीक है। तो देखें, यहां पर अगर हम 3 लिखें, जब यहां पर अगर मैं लिखता हूं 3, अब 15 - 3 करें तो आंसर क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। यानी कि इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल आ रहा है इक्वेशन की राइट हैंड साइड के। तो इस तरह इस इक्वेशन या ये जो हमारे पास ओपन सेंटेंस था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी दोनों साइडें बराबर आ गई, ठीक है। अब आप पार्ट 3 पे आ जाए। यहां पर आपको ये इक्वेशन दी गई है, इसमें यहां पर ये एम्प्टी बॉक्स आ रहा है। तो इस एम्प्टी बॉक्स की जगह हमने ऐसा नंबर एंटर करना है कि जब वो नंबर हम एंटर करें, अब देखें यहां पर डिवीजन का साइन है, 10 के बाद डिवीजन का साइन है। तो यहां पर हमने ऐसा नंबर एंटर करना है कि उस नंबर को अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर 5 आए, ठीक है। तो देखिए, 10 पे कौन सा नंबर हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 5 आएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। अब 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 5 मिलेगा। यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास आंसर 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी 5 है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि ये अब एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई है या सही स्टेटमेंट बन गई है, ठीक हो गया। उसके बाद आप पार्ट 4 पे आ जाए। यहां पर ये इक्वेशन दी गई है। अब इसमें ये एम्प्टी बॉक्स आ रहा है। तो इधर हमने ऐसा नंबर लिखना है कि जब वो नंबर हम लिखें और उस नंबर को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनको दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है। तो ऐसा हम नंबर लिखें कि उस नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 28 आए, ठीक है। तो देखिए, कौन से नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 28 आता है। अगर हम 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 28 आएगा। देखिए, यहां पर मैंने 7 लिख दिया। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन की राइट हैंड साइड अब बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें ओपन सेंटेंस दिया गया था या गैर हलशुदा सेंटेंस दिया गया था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये अब एक ट्रू स्टेटमेंट है या हम ये कह सकते हैं कि ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ये नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या आप ये कह सकते हैं कुछ इक्वेशंस हैं। हमने ये देखना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं या अलजबरी जुमले हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस ओपन सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस क्लोज सेंटेंस है, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखनी है जी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ओपन सेंटेंस किसको बोलते हैं और क्लोज सेंटेंस किसको बोलते हैं। पहले हम ओपन सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपके सामने अलजबरा में इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आएगी तो इसको सेंटेंस या अलजबरी जुमला कहा जाता है। अब तो अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस आए जो कि गैर हलशुदा हो, जिसका हमारे पास आंसर ना हो, जाहिर है जब हमारे पास किसी सेंटेंस का आंसर नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि वो जो सेंटेंस है या वो जो अलजबरी जुमला है वो सही है या गलत है। तो ऐसे सेंटेंस को फिर ओपन सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास उस सेंटेंस का कोई आंसर नहीं होता और उस बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है, कि वो जो दिया गया सेंटेंस है या वो जो दिया गया अलजबरी जुमला है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहा जाता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा अलजबरी जुमला या अलजब्राइक सेंटेंस आ जाए
जो कि हलशुदा हो, यानी कि जिसका हमारे पास आंसर मौजूद हो, ठीक है। तो उस आंसर की बुनियाद पे हम फिर कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है। तो अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस का आंसर मौजूद होगा, कोई भी सेंटेंस हलशुदा फॉर्म में होगा, तो उसको फिर क्लोज सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक सेंटेंस दिया गया है। अब हमने देखना है कि ये सेंटेंस जो है ओपन है या क्लोज है। तो देखें, अब ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो वेरिएबल एक्स आ रहा है, जब तक हमें इस x की वैल्यू का नहीं मालूम पड़ेगा तो हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है, ये जो इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, क्योंकि हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर अब ये जो सेंटेंस है ये गैर हलशुदा है और हम इस बुनियाद पर नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस है, ये अभी हलशुदा नहीं है, ठीक है। तो हम इसका आंसर में लिख लेंगे ओपन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। यहां पर आपको ये सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें भी जब तक ये जो वेरिएबल z है इसकी वैल्यू हम अगर फाइंड नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। यानी कि ये सेंटेंस चूंकि गैर हलशुदा है, उस बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये भी फिर ओपन सेंटेंस कहलाएगा। तो इसके नीचे भी मैं लिख लूंगा ओपन सेंटेंस, ठीक है। सिर्फ ओपन लिख दें, इतना भी काफी है, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाए। अब यहां पर देखें, आपको ये इक्वेशन दी गई है या ये एक सेंटेंस है। यहां पर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे है 10 + 10। अब 10 को 10 में ऐड करें तो आंसर क्या मिलता है? 20 मिलता है। यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। हमें एक आंसर मिल गया कि इस इक्वेशन की दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है। तो चूंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस का आंसर मिल गया और उस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है, ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये फिर क्लोज सेंटेंस है। तो इसके सामने मैं लिख लूंगा क्लोज सेंटेंस, क्योंकि ये हलशुदा है, ठीक है। अब यहां पर तो इसकी दोनों साइडें इक्वल आ गई और ये सेंटेंस जो है ट्रू या सही साबित हो गया। लेकिन अगर ये गलत भी साबित होता, मसलन यहाँ 10 + 15 होता, तब भी हमारे पास आंसर आ जाता, बेशक गलत होता, तो तब भी हम ये कहते हैं कि ये क्लोज सेंटेंस है। यानी कि जब हमारे पास आंसर आ जाता है और आंसर सही हो या गलत हो वो अलग बात है, ठीक है। यानी कि उस आंसर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है। जब हम इस नतीजे में पहुंच जाते हैं तो ऐसे सेंटेंस को फिर क्लोज सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हलशुदा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाए। यहां पर आपको ये सेंटेंस दिया गया है 18 / 2 = 9। तो देखें, अब 18 पे आप 2 को डिवाइड करें तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी 9 आ जाएगा और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी 9 आ जाता है। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये हलशुदा है, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है और उस आंसर की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है, सही है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो फिर ये जो सेंटेंस है ये भी क्लोज सेंटेंस होगा। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया क्लोज, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 है, यहां पर ये सेंटेंस दिया गया है। अब यहां पर देखें ये वेरिएबल x आ रहा है। जब तक हमें इस x की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी तो हम ये नहीं कह सकते कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब है कि ये गैर हलशुदा सेंटेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फिर इसका जो आंसर है हम लिखेंगे कि ये एक ओपन सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ओपन लिख दिया। उसके बाद पार्ट 6 है, यहां पर हमें ये सेंटेंस दिया गया, इसमें अब 2 वेरिएबल है y + z। जब तक हमें y और z की वैल्यूज का नहीं पता चलेगा हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि ये गैर हलशुदा सेंटेंस है, तो हम फिर कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस है। इसका हमारे पास आंसर नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हम नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसलिए इसको हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। ठीक हो गया। और पार्ट 7 में हमें ये यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं a और b। अब जब तक हमें ये a और b वेरिएबल्स की वैल्यूज का पता नहीं चलेगा हम ये नहीं कह सकते कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। अब चूंकि हमारे पास इस सेंटेंस का आंसर नहीं है और उसकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये गैर हलशुदा है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये भी ओपन सेंटेंस है। तो इसके नीचे भी मैं लिख देता हूं ओपन, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 8 में हमें ये सेंटेंस दिया गया है 9, और उसके बाद डिवीजन का साइन है, फिर 3 है = 3। अब देखें इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे 9 / 3 आ रहा है। 9 पे आप 3 को डिवाइड करें तो 3 आएगा आंसर, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 आ जाएगा और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 3 है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो चूंकि हमारे पास इस सेंटेंस का आंसर आ जाता है और उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, ये सही सेंटेंस है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि चूंकि ये सेंटेंस हलशुदा है, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है
और उस बुनियाद पे हम ये नतीजा खस कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सही है। तो उस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्लोज सेंटेंस है। तो यहां पर मैंने लिख दिया क्लोज सेंटेंस, ठीक हो गया। और उसके बाद अब पार्ट 9 पे आ जाए, यहां पर ये सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें देखिए ये दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, पी और क्यू। जब तक हमें इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज का पता नहीं चलेगा, हम ये नहीं कह सकते कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। तो चूंकि ये जो सेंटेंस है ये गैर हलशुदा है और हमारे पास इसका आंसर नहीं है, उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, हम ये नहीं कह सकते, हम नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस है। तो यहां पर नीचे मैं लिख लूंगा ओपन, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 9 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे हमें एक टेबल दिया गया है, इसको हमने कंप्लीट करना है। इसमें हमें ये पहले कॉलम में कुछ एक्सप्रेशन दे दी गई हैं, हमने इन एक्सप्रेशन की बुनियाद पे ये जो 3 एम्प्टी कॉलम है इनको फिल करना है, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस टेबल को देखें तो ये पहले कॉलम में हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ अलजब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं अलजबरी जुमले। अलजबरा में इस तरह की एक्सप्रेशन को अलजब्राइक एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो अलजब्राइक एक्सप्रेशन है इनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनके कुछ नाम हैं जो कि हमें सीखना पड़ेंगे। और ये जो नाम है, ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं भी आपको बताऊंगा, ये आगे हम बार बार इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखें, अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर एग्जांपल के तौर पे लें, इसमें ये माइनस और प्लस के साथ ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4x2 आ रहा है, फिर माइनस का साइन आ रहा है, फिर 2y आ रहा है। तो ये माइनस और प्लस के साथ ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स को इकट्ठा करके लिखा गया है, हर पार्ट को टर्म कहा जाता है, TERM, टर्म, ठीक है। एक पार्ट के लिए टर्म लफ्ज यूज होगा और अगर एक से ज्यादा पार्ट्स होंगे तो वो फिर जाहिर है टर्म्स हो जाएगा, यानी कि हम एस का इजाफा कर लेंगे, यानी कि जमा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ पार्ट है इनको टर्म कहा जाता है। तो ये जो पहला कॉलम है, यहाँ पर हमने ये जो अलजब्राइक एक्सप्रेशन है इनमें कितनी टर्म्स आ रही हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखें, ये जो अलजब्राइक एक्सप्रेशन है इनमें कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर XY आ रहा है, यहाँ पर भी X है, Y है, यहाँ पर X, Y और Z, ये मुख्तलिफ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो आते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन में, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस कॉलम में हमने वेरिएबल्स लिखने हैं, यानी कि इन अलजब्राइक एक्सप्रेशन में जो जो वेरिएबल आ रहे हैं वो वेरिएबल हमने इस कॉलम में लिखने, ठीक हो गया। और उसके बाद देखें, ये कुछ नंबर्स में अलहदा से आ रहा है, जैसे ये 8 है, ये 20 है, ये 16 है। ये जो नंबर्स अलहदा से आ रहे हों, ठीक है, तो इनको कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कि चेंज ना हो सके। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज हो सकती है, ठीक है। ये आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे देखिए, अब ये 8 है, 20 है, 16 है। अब ये हमें पता है कि ये 8 8 ही रहेगा, 20 20 रहेगा, 16 16 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। तो ऐसी जो वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो हम इस कॉलम में ये जो एक्सप्रेशन है इनमें जो जो कांस्टेंट आ रहा है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक हो गया। और इसके बाद एक और टर्म है जो कि इस क्वेश्चन में तो उसका यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आगे वो बार बार उसका हम यूज करेंगे। देखिए, अब ये कुछ नंबर जो है वेरिएबल के साथ आ रहे हैं। ये जो नंबर थे ये तो अलहदा से अकेले आ रहे थे, जैसे ये 8 है, 20 है, 16 है। लेकिन कुछ नंबर देखिए वेरिएबल के साथ आ रहे हैं, ये 4XY, यहाँ पर ये 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये 4X2 के साथ आ रहा है, ये 2Y के साथ आ रहा है, ये 2XY और Z के साथ आ रहा है। तो इस तरह के ये जो नंबर वेरिएबल के साथ आ रहे होते हैं इनको अलजबरा में कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। कोफिशिएंट मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं। देखें, ये वाला लफ्ज होगा कोफिशिएंट। आगे जाके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर वेरिएबल के साथ आ रहे होते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कोफिशिएंट। होती ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि चेंजेबल नहीं होती, जाहिर है 4 4 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे या जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो कोफिशिएंट की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये कोफिशिएंट्स है, ठीक हो गया। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल, क्योंकि इसका यूज इस क्वेश्चन में नहीं है। इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है। इसमें अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अब यहां पर देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 4x और y जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन का साइन डालना जरूरी नहीं होता, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल भी सकते हैं, उसी जगह डॉट भी डाल सकते हैं, या आप इस तरह भी लिखें तो इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन आ रही हो मुख्तलिफ वैल्यूज में तो वो एक ही टर्म शुमार की जाती है, ठीक है। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म फिर कितनी है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम जो है नंबर ऑफ टर्म वाला, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, इसमें एक ही टर्म है तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। और इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कितने हैं,
तो आपको मैंने बताया था जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उनको हम वेरिएबल कहेंगे। तो एक्स और वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर हम वेरिएबल के कॉलम में लिख लेंगे एक्स और उसके बाद मैंने कॉमा डाल के वाई लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट का कॉलम आ रहा है, तो देखें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी नंबर अलग से नहीं आ रहा जैसे कि नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट का जो कॉलम है उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए, यहाँ पर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म हम देखते हैं। तो देखें इसमें 1, 2 और 3 तीन टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, ठीक हो गया। और उसके बाद वेरिएबल्स हमने लिखना है, तो वेरिएबल आपको मैंने बताया जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो ये एक्स और वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स और वाई, ये इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। और उसके बाद हमने कांस्टेंट लिखने हैं, तो देखें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये जो 8 है ये कांस्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि जो नंबर अलग से आएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट फिर कौन सा हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ पर आप लिख लें 8, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 है, यहाँ पर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें दी गई है। इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें इस कॉलम में लिखेंगे, तो देखें इसमें दो टर्म्स है, ठीक है, दो एक्सप्रेशन है और उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के कॉलम में लिख लेंगे 2, ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो आपको मैंने बताया जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एक्स, वाई और जेड, मैंने तीनों वेरिएबल लिख दिए, कॉमा से इनको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया कि जो नंबर अलग से आ रहा होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फिर कौन सा हो गया, 20 हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाए, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1, 2, 3, तीन नंबर ऑफ टर्म है, तो आप नंबर ऑफ टर्म के कॉलम में लिख लें 3, ठीक हो गया। उसके बाद वेरिएबल्स यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स है और वाई है, ठीक हो गया। एक्स और वाई ये दो इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो हम वेरिएबल के कॉलम में लिख लेंगे एक्स और उसके बाद मैंने कॉमा डाल के वाई लिख दिया, ठीक हो गया। और अब कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया कि जो नंबर अलग से आ रहा होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फिर क्या है, 16 है, तो आप यहाँ पर 16 लिख दें। एक चीज यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं जो कि आपको मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि ये जो अलग से वैल्यूज आ रही होती है इनके लिए तो ये लफ्ज कांस्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो नंबर वेरिएबल के साथ आ रहे होते हैं, जैसे ये 4 है, यहाँ पर 4 है, ये -2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये वेरिएबल के साथ जो नंबर आ रहे होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट का वर्ड यूज किया जाता है। कोफिशिएंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो उसका यूज नहीं है, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर बार बार हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, ये जो अल्फाज हैं बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो इनमें हमने देखना है कि लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। तो देखें पहले हम समझते हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म किसको कहते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है वो मुख्तलिफ टर्म्स को मिला के बनती है, ठीक है। ये जो मुख्तलिफ इसके पार्ट्स आ रहे हैं इनको टर्म्स कहा जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब ये जो मुख्तलिफ यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं, अगर किसी टर्म में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो, अगर दो टर्म ऐसी हो जिनमें वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो, जैसे कि ये पहली वाली टर्म देखें, यहाँ पर वेरिएबल है x और इसकी पावर 2 है, और ये आखिरी वाली अगर आप टर्म देखें इसमें भी वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है। तो अब ये दोनों ऐसी टर्म है जिनमें वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ऐसी टर्म जो है वो लाइक टर्म कहलाती है, जिसको उर्दू में कहेंगे एक जैसी टर्म, ठीक है। तो इस किस्म की जो टर्म होंगी जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होगी वो लाइक टर्म कहलाएंगी, और ऐसी टर्म जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम ना हो, ठीक है, या तो वेरिएबल सेम नहीं होगा या अगर उनकी वेरिएबल की पावर भी सेम ना हो तो उनको अनलाइक टर्म कहा जाता है, यानी कि वो आपस में मुख्तलिफ टर्म होती हैं, ठीक है, एक जैसी नहीं होती, तो उनके लिए लफ्ज यूज किया जाता है अनलाइक, ठीक है। अब हमें पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमने देखना है कि लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हमें दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसमें देखें ये जो पहली टर्म है इसमें वेरिएबल आ रहा है x2, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसमें वेरिएबल आ रहा है x की पावर 2। इन दोनों टर्म में वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ये जो दोनों टर्म है ये टर्म आपस में लाइक टर्म कहलाएंगे, ये आपस में एक जैसी टर्म हम इनको कहेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा लाइक टर्म, और अब इसके सामने आप जो लाइक टर्म है यानी कि ये जो दो टर्म है
जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, ये मैंने इसके सामने लिख दी। तो ये तो हमने इस एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म थी उनको लिख दिया। अब हम अनलाइक टर्म लिखेंगे। तो देखें ये पीछे ये जो दो टर्म रह जाती हैं, अब यहाँ पर ये टर्म है, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई आ रहा है, और यहाँ पर जो टर्म है ये सिर्फ नंबर आ रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये इनमें ना वेरिएबल सेम है ना वेरिएबल की पावर सेम है। इसका मतलब है कि ये जो दो टर्म है ये अनलाइक टर्म है, यानी कि आपस में मुख्तलिफ टर्म है, एक जैसी नहीं है। तो हम अनलाइक टर्म के सामने लिख लेंगे, ये जो दो हमारी टर्म रह गई हैं ये मैं लिख लूंगा 4xy और 7, ये वाली दो टर्म मैंने लिख दी, ये अनलाइक टर्म हो गई, और ये जो दो टर्म थी ये लाइक टर्म हो गई। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 पे आ जाए, यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। अब देखें, पहले हम लाइक टर्म लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम हो तो वो लाइक टर्म कहलाती है। देखें ये पहली वाली जो टर्म आ रही है, यहाँ पर वेरिएबल x और y है, और x जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और जो y वेरिएबल है इसकी पावर नहीं लिखी हुई। तो जब भी किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और y जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। और इसके बाद अगर आप इस तीसरी टर्म पे आ जाए तो यहाँ पर भी वेरिएबल y है, इसकी पावर 1 है, और वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है। यानी कि ये जो दोनों टर्म है इनमें वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। तरतीब आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर y बाद में है, यहाँ पर y पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म होंगी ये फिर लाइक टर्म होगी, ठीक है। तो हम लाइक टर्म के सामने लिख लेंगे, ये जो दो टर्म है ये मैंने इसके सामने लिख दी, ठीक है। और उसके बाद अनलाइक टर्म है, तो पीछे ये जो दो टर्म रह जाती है 5x2 और 4x। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल तो सेम है दोनों टर्म में, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है और इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है। मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल की पावर लिखी भी नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, इनकी पावर एक जैसी नहीं है, तो फिर ये जो दोनों टर्म है ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दो टर्म है हम इन अनलाइक टर्म के सामने लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन की लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को अलग-अलग करके लिख दिया। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो इसमें हमने पहले लाइक टर्म देखनी है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब इसमें ये पहली वाली टर्म देखें, इसमें वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 है, और ये आखिरी वाली टर्म देखें, इसमें वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, तो ये जो दोनों टर्म है ये फिर लाइक टर्म हो जाएंगी। तो लाइक टर्म के सामने हम ये वाली दोनों टर्म लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अनलाइक टर्म के सामने ये जो पीछे दो टर्म रह जाती हैं, अब देखें ये वाली टर्म में इसमें वेरिएबल x और y आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ y वेरिएबल आ रहा है, इनमें सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये जो दोनों टर्म है ये फिर अनलाइक टर्म हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये जो दो पीछे टर्म रह जाती है ये वाली यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को सेपरेट कर दिया, उनको अलग-अलग करके लिख लिया। उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाए, यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो इसमें अब हमने देखना है कि लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। तो देखें अगर आप इस पहली वाली टर्म देखें, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी पावर 2 है, और ये तीसरी वाली टर्म देखें, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों टर्म है ये फिर लाइक टर्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है। तो हम लाइक टर्म के सामने लिख लेंगे, ये जो दो टर्म है ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये पहली वाली टर्म मैंने लिख दी और उसके बाद ये तीसरी वाली टर्म मैंने लिख दी। पीछे ये दो टर्म रह गई 8 और 4x। तो अब यहाँ पर सिर्फ 8 है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर x वेरिएबल आ रहा है, यानी कि दोनों टर्म में वेरिएबल सेम नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों टर्म है ये अनलाइक टर्म है, इनको हम अनलाइक टर्म के सामने लिख लेंगे, ठीक हो गया। इस तरह हमने इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को सेपरेट करके लिख दिया, यानी उनको अलग-अलग करके लिख दिया। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं, ये मुख्तलिफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो हमने देखना है कि इनमें इनइक्वालिटी कौन सी है और इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और उनके दरमियान इक्वल का साइन आएगा तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन, ठीक है, जिसको उर्दू में मुसावात कहते हैं। और अगर इस तरह दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये जो चार साइन है इनमें से कोई सा भी साइन आ रहा, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का है, ये ग्रेटर आर इक्वल का है और ये लेस आर इक्वल का है। ये साइन तो खैर आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर हम इनको डिटेल से यूज करेंगे, लेकिन अगर ये चार साइन इनमें से कोई भी साइन आ रहा हो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो उसको फिर हम इनइक्वालिटी कहेंगे, उर्दू में इसको गैर मुसावात कहते हैं। जब दो एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ रहा होता है तो उसको इक्वेशन या मुसावात कहा जाता है, और जब दो एक्सप्रेशन में ये जो चार साइन इनमें से कोई सा भी साइन आ रहा हो तो उसको फिर इनइक्वालिटी कहा जाता है, यानी कि गैर मुसावात। अब देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट हैं, तो अब बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी जो है वो इक्वेशन है और कौन सी इनइक्वालिटी है।
तो देखें अब ये पहली वाली यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इसमें अब ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ये दो एक्सप्रेशन है और इनके दरमियान ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फिर इन इक्वेलिटी होगी, गैर मुसावात होगी। तो इसके नीचे आप लिख लें, इसके आंसर में लिख लें इन इक्वेलिटी। ठीक हो गया। पार्ट 2 है, अब यहाँ पर भी देखें ये एक्सप्रेशन है और इसमें ये लेस आर इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी फिर इन इक्वेलिटी है या गैर मुसावात है। तो यहाँ पर भी आप लिख लेंगे इन इक्वेलिटी। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद पार्ट 3 पे आप आ जाएं, यहाँ पर देखें अब ये दो एक्सप्रेशन है और इनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, तो फिर ये जो है इक्वेशन हो जाएगी, जिसको उर्दू में हम कहेंगे मुसावात। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आंसर में इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन है। और पार्ट 4 पे आ जाए, यहाँ पर देखिए अब ग्रेटर देन का साइन आ रहा है दो एक्सप्रेशन के दरमियान, तो ये फिर इन इक्वेलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें इन इक्वेलिटी, जिसको उर्दू में कहते हैं गैर मुसावात। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 5 है, अब यहाँ पर देखें दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये फिर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख लेंगे इक्वेशन या इसको उर्दू में कहेंगे मुसावात। ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 6 पे आप आ जाएं, तो यहाँ पर अब दो एक्सप्रेशन के दरमियान लेस देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको फिर हम कहेंगे इन इक्वेलिटी। ठीक हो गया, तो इसके आंसर में आप लिख लें इन इक्वेलिटी या गैर मुसावात। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान इस तरह इक्वल का साइन आएगा तो वो इक्वेशन कहलाएगी, और अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान ये जो चार साइन है इनमें से कोई सा भी साइन आएगा तो वो फिर इन इक्वेलिटी कहलाएगी। इक्वेशन को उर्दू में मुसावात कहते हैं और इन इक्वेलिटी को उर्दू में गैर मुसावात कहते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।